स्टडी ऑफ कमलेश सर। आज मैं क्लास 9th का रसायन विज्ञान शुरू करने जा रहा हूँ। रसायन विज्ञान जो इसको केमिस्ट्री कहते हैं हम लोग। देखिए, केमिस्ट्री की शुरुआत देखा जाए तो मिस्र में कीमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मिस्र में इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मिस्र में इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किसको? केमिस्ट्री को। कीमिया शब्द से उत्पत्ति है केमिस्ट्री की। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री की अगर देखा जाए सिद्धांत में अगर दिया था सबसे पहले केमिस्ट्री में पदार्थ के सिद्धांत अगर दिया था सबसे पहले तो जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने दिया था सबसे पहले पदार्थ के सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया। जॉन डाल्टन के बाद क्या हुआ कि आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर ये आइंस्टीन ने बताया कि सभी पदार्थों के कणों के पास ऊर्जा होती है। सभी पदार्थों के कण जो है उसके पास क्या होती है? ऊर्जा होती है। सभी पदार्थों के कणों के पास क्या होती है? ऊर्जा होती है। वो E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन ने बताया। उसके बाद क्या हुआ कि इस अवस्था में सभी विद्वान अपना अपना अलग अलग क्या किए? मत देते गए। यह केमिस्ट्री विस्तार होता गया। उसके बाद इसमें देखा गया कि केमिस्ट्री और प्राचीन काल में भी यह माना जाता है कि केमिस्ट्री की शुरुआत और पदार्थ का शुरुआत पांच तत्वों से हुआ है। 5 तत्वों से। देखिए 5 तत्व कौन कौन है? 5 तत्व है। प्राचीन काल में द्रव्य 5 मूल तत्वों से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जिसे पंचतंत्र कहते हैं। कौन कौन है? तो वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। कहते हैं लोग भगवान भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर 5 तत्वों से ये मिलकर क्या हुआ है? हम लोग को पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसके बाद पदार्थ की परिभाषा हम लोग देखेंगे कि वह पदार्थ जिनके द्रव्यमान व आयतन होता है उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। उसके बाद इसमें है द्रव्यमान का परिभाषा किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा जो उसके क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। वास्तविक मात्रा या मात्रात्मक इकाई जो होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाता है। और भार इसे m से दर्शाते हैं। किसको? m से दर्शाते हैं हम लोग द्रव्यमान को। और भार का परिभाषा होता है पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस आकर्षण बल से क्या करती है? खींचती है, उससे कहते हैं हम लोग, उससे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। इसे W से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। अब देखिए पदार्थ की अवस्था पहले 3 होती थी, लेकिन इस समय जो है आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है। पहला ठोस, द्रव, गैस। ठोस का परिभाषा आप लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, 6, 7, 8 में भी पढ़े हैं, जो कि ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा। तो एक बार हम बता भी दे रहे हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दोनों निश्चित होता है। इसके अणु क्या होते हैं? ज्यादा पास होते हैं। इसके अणु क्या होते हैं? ज्यादा पास होते हैं ठोस के।
और इसमें आंतराणुक बल लगता है। दो कणों के बीच में लगने वाले कर्षण बल को आंतराणुक बल कहते हैं, जिसके कारण ये आंतराणुक बल के कारण ये क्या होते हैं, सट रहते हैं। इसमें होता है जो दो दोष होता है, एक साटरिक दोष होता है, एक साटरिक दोष, एक रिक्तिका दोष होता है, जो कि आप लोगों में नहीं पढ़ना है, अगले क्लास में पढ़ना है। अगला है हम लोग को द्रव अवस्था। द्रव अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसके आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। इसके अणु जो होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। इस ठोस के सापेक्ष अपेक्षा ये दूर दूर होते हैं, ये द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। उसके बाद इसमें गैस का है अवस्था, तीसरा है गैस की अवस्था। पदार्थ की वो अवस्था जिसके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। उसे पदार्थ की गैस अवस्था कहते हैं। इसके अणु द्रव के अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। इसके द्रव के अपेक्षा गैस के अणु दूर दूर होते हैं। देखिए अब है हम लोग को प्लाज्मा। ये प्लाज्मा देखिए जो कि इस समय नया में आधुनिक में आया है प्लाज्मा। प्लाज्मा केमिस्ट्री में अलग होता है, बायोलॉजी में अलग होता है प्लाज्मा, ठीक है। देखिए प्लाज्मा का परिभाषा होता है द्रव की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनिक अवस्था में आ जाते हैं। आयनिक अवस्था मतलब समझिए कि विद्युत धारा जब क्या हो जाती है, जब प्रवाहित होती चालन होता है तो आयनिक अवस्था में क्या होता है, बढ़ता है। तो आयनिक अवस्था में बढ़ता है तो उसमें धनायन और ऋण आयन दोनों ही क्या आयनिक अवस्था ही कहते हैं। जो कि चालन जब होता है विद्युत का तो आयनिक अवस्था बदलता है, जिसे धन विद्युत और ऋण विद्युत कहते हैं, धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय। तो उसके परमाणु के आयनिक अवस्था में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का फ्लोरेंस ट्यूब और नियान बल्ब और सूर्य से निकलने वाली जो किरणें सुबह के जो लाल हम लोग को जैसे दिखाई देती है वो क्या है, वो सब प्लाज्मा है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है। प्लाज्मा का ये उदाहरण है। अब है एक भारत के वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस। भारत के वैज्ञानिक हैं सत्येंद्र नाथ बोस पदार्थ की पांचवी अवस्था आइंस्टीन के समीकरणों के पास क्या हुआ कि संतुष्ट करने के लिए ये क्या हुआ कि आइंस्टीन के यहाँ भेजा गया था, आइंस्टीन के समीकरण को की यहाँ तुलना करने के लिए। तो क्या हुआ कि इन्होंने 1920 में फाइल भेजी और 1921 में इनको क्या हुआ, 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। सत्येंद्रनाथ बोस, BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। परिभाषा होता है पदार्थ की वह अवस्था जो अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त होता है, उसे बोस आइंस्टाइन कहते हैं। देखिए ध्यान से, जो अत्यधिक निम्न मतलब एकदम कम ताप पर क्या होता है, प्राप्त होता है, उसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, जो कि देखने को हम लोग को मिलता है। इसका सौर विकिरण है, एग्जाम्पल में सौर विकिरण, और भी नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन, ये सब BEC के उदाहरण हैं। अगला अब देखेंगे हम लोग पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। इतना आप लोग चाहेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग ताप परिवर्तन देखिए सेल्सियस होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। सेल्सियस के पैमाना ये होता है, इसमें यह कांच का प्रणाली होता है, इसमें पारा भरा जाता है। उसके बाद ये 0 से होता है और ये 100 इसमें खाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ारेनहाइट में भी ऐसे ही होता है,
ये होता है 32 से, और ये होता है 212। 212 और केल्विन का होता है, केल्विन का केल्विन का होता है 273 से 373। और ये सॉरी र्यूमर का है, ये र्यूमर है। र्यूमर का होता है, र्यूमर का होता है 0 से लेकर 80 तक। र्यूमर का होता है 0 से लेकर 80 तक। अब हम इसमें सूत्र स्थापित करेंगे। सूत्र को स्थापित करेंगे, देखिए कैसे सूत्र को स्थापित करेंगे हम लोग। सी को लिखना है सी बटा सी, और सी माइनस लोअर लिमिट, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू एफ माइनस 32, एफ सेल्स फ़ारेनहाइट माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और केल्विन माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट 373 और माइनस 273। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और उसी तरह र्यूमर में आर माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इतना समझ में आया आप लोगों को? सूत्र बनाए, कुछ किए नहीं है, बस सेल्सियस है तो सेल्सियस में 0 घटाए, लोअर लिमिट घटाए हैं, और 100 जो है 100 में से मतलब लोअर लिमिट को घटाए हैं। तो ये हो जाएगा c बटा 100, और ये हो जाएगा f माइनस 32 बटा ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा k माइनस 273 बटा ये हो जाएगा 100 उसके बाद ये हो जाएगा r बटा 80। 80 में से 0 कटेगा तो 80 होगा। 0 इसको काटेंगे और इसको काट देंगे। ये 0 कट गया। अब 2 से कटाएंगे हम लोग 5, और ये कटेगा कितना 9, और ये होगा 5, और ये होगा 4। ये हो जाएगा c, इसको मिटा देना, c ये हो जाएगा c बटा 5 f माइनस 32 बटा 9, और ये हो जाएगा k माइनस 273 बटा 5 और r बटा 4। ये सूत्र चारों पैमाने के लिए सूत्र ये सिद्ध कर दिए हम, कैसे आया है। ठीक है, जहाँ ना आए आप लोग कमेंट करिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। आप लोग के एक लाइक से हम थोड़ा मनोबल और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप लाइक थोड़ा बढ़ा देते हैं, शेयर कर दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, तो थोड़ा मनोबल मेरा में क्या हो जाता है और बढ़ जाता है, और सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें। पूरे हम सोचते हैं कि यूट्यूब पर जो नहीं मिला है वो पूरे यूट्यूब पर हम दें, जो कि आप कोई नहीं दिया है वैसा हम देने की कोशिश करते हैं। आप लोग थोड़ा सा आप हेल्प करेंगे, बस एक क्लिक से आप लोग को बताइए पूरे हम यूट्यूब को बदल सकते हैं। यूट्यूब पर जो नहीं दिया है उसको हम लोग बदल सकते हैं। अब बताइए। हाँ, तो अब हम लोग चेंज करेंगे पदार्थ की अवस्था। तो ये चेंज का ये सूत्र, परिवर्तन का ये सूत्र है, ताप परिवर्तन का। तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर होता है जो सेल्सियस में, वो 37 डिग्री सेल्सियस हुआ है। फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये आप लोग बताएंगे। तो फ़ारेनहाइट में आप लोग सभी लोग मालूम होता है, जो कि 98.6 होता है। तो कैसे आया है वो हम लोग सिद्ध करके दिखा रहे हैं। देखिए, सी की जगह पर हम रख देंगे कितना 37 बटा 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटा 9, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को में निकालना है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को ही सूत्र लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 9 से गुणा करेंगे और इससे चाहे इससे भाग कर लेंगे हम लोग। भाग देंगे तो हो जाएगा 7.4 होगा, और इसमें गुणा कर देंगे 9 से, इक्वल टू एफ माइनस 32 हो जाएगा,
और उसके बाद ये गुणा करेंगे तो 66.66 होगा इक्वल टू F माइनस 32 होगा, और ये इधर आएगा तो 98.6 हो जाएगा F का मान, ये फ़ारेनहाइट में इतना होता है। और किस मान के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, किस मान के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस को देखिए C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है। तो C40 -40 रखेंगे बटा 5 इक्वल टू F माइनस 32/9, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे 9 से तो F माइनस 32 और ये हो जाएगा -72 और ये इधर आ जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा इक्वल टू F, तो ये घटाएंगे तो -40। देखिए फ़ारेनहाइट में उतना ही आया, सेल्सियस में भी उतना रखा गया, तो -40 के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। अब देखिए इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के सूत्र में क्या होगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये हम लोग निकाल लिए। अब हम केल्विन में देखें, केल्विन के लिए तो C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5, 5 से 5 कटा देंगे तो C बराबर K माइनस 273, तो K का मान निकालना हो तो सेल्सियस में हम 273 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये सेल्सियस केल्विन और सेल्सियस के लिए, केल्विन में बदलना तो सेल्सियस का मान में 273 जोड़ देंगे। इतना समझ में आया होगा आप लोग को, जाना समझ में आया कमेंट करिएगा, और इससे हम सोचेंगे पूरे एकदम क्या अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए सूत्र।